गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन होता है लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का अपटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। यह 3 सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो है रुबिस्को और या आरबीयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। हमने डार्क रिएक्शन के दौरान इस एंजाइम के बारे में पढ़ा और यह देखा ये C3 साइकिल सी में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करता है। इसके 2 फॉर्म होते हैं, रिबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। इसका कार्बोक्सिलेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करता है और ऑक्सीजनेज फॉर्म ऑक्सीजन का फिक्सेशन का काम करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम होता है तो होती है C3 साइकिल, और जब ऑक्सीजन के फिक्सेशन का काम होता है तब होता है फोटो रेस्पिरेशन, जिसको कि C2 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो एक C2 कार्बन है। फिर अब हम देखेंगे ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर में मीजोफिल सेल जो होती हैं जो C3 प्लांट की, उनमें फोटोसिंथेसिस होने के साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। क्योंकि जब प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी अधिकता हो जाए तो ये एंजाइम कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ ऑक्सीजनेशन का भी काम कर सकता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले इसके बारे में बताया था वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1920 में। उन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा तो फोटोसिंथेसिस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करती है। यह प्रक्रिया कहलाई वारबर्ग इफेक्ट। फिर उसके 50 साल बाद 1971 में ऑर्गन एंड बोज ने वारबर्ग इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया कि रिबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और आरयूबीपी ये दोनों ही साइट होती हैं फोटो रेस्पिरेशन की। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रुबिस्को जो होता है ऑक्सीजनेस कैटेलाइजिंग ऑक्सीडेशन करता है कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ, जो कि इसका कार्बोक्सिलेज पार्ट का काम है। ऑक्सीजन जो होती है आरयूबीपी के लिए CO2 से compete करती है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अधिकता आती है तो रुबिस्को का कार्बोक्सिलेज के साथ साथ ऑक्सीजनेज फॉर्म भी एक्टिव हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी में कमी आती है। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में फोटो रेस्पिरेशन होने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी कम होती जाती है। जो फोटो रेस्पिरेशन होता है 3 सेल ऑर्गेनल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स। हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। सबसे पहले रिबुलोज बाईफॉस्फेट क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और एक इंटरमीडिएट का निर्माण करते हैं। 2 मॉलिक्यूल रिबुलोज बाईफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाते हैं। साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होते हैं हाइड्रोलाइज होते हैं ग्लाइकोलेट में। यह प्रक्रिया होती है वाटर की उपस्थिति में। इसके लिए एंजाइम होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। फिर जैसे ही ग्लाइकोलेट बनता है ये क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में आ जाता है। पेरोक्सिसोम में जो होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन से क्रिया करता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में और बनाता है ग्लाइऑक्सिलेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मुक्त हो जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है कैटेलाइज एंजाइम की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है कैटेलाइज की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल और O2 में बन जाता है, जबकि ग्लाइऑक्सिलेट जो होता है उसके 2 मॉलिक्यूल अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल ग्लूटामेट से क्रिया करते हैं और बनता है 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के, जो कि एक अमीनो एसिड है, और 2 मॉलिक्यूल अल्फा कीटो ग्लूटारेट के। ये 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के प्रक्रिया करते हैं NAD से, और ये प्रक्रिया होती है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। डीकार्बोक्सिलेशन होता है, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के चेंज हो जाते हैं 1 मॉलिक्यूल सीरिन में और बनता है NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। सीरिन जो होता है वो पेरोक्सिसोम में एंटर होता है। सीरिन जो होता है वो पेरोक्सिसोम में जाता है। ये सीरिन जो होता है फिर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में चेंज हो जाता है और फिर ये ग्लिसरेट का निर्माण करता है।
ये ग्लिसरेट फिर बाहर जाता है क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है जो कि केल्विन साइकिल में एंटर हो जाती है। तो अगर हम इसका नटशेल में देखें तो क्लोरोप्लास्ट में रिबुलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन से क्रिया करता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट का निर्माण करता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट बदलता है ग्लाइकोलेट में, ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से जाता है पेरोक्सिसोम में। ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन से क्रिया करके ग्लाइऑक्सिलेट बनाता है, ग्लाइऑक्सिलेट चेंज होता है ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन बाहर आता है पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के चेंज होते हैं सिरिन में, अमोनिया मुक्त होती है, एटीपी का निर्माण होता है। सिरिन जाता है अब वापस से पेरोक्सिसोम में, वहाँ यह हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाता है, फिर ग्लिसरेट बनाता है। ये ग्लिसरेट बाहर आता है क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ ये बदलता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो कि केल्विन साइकिल के द्वारा ले लिया जाता है। तो इस तरह से रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में फोटो रेस्पिरेशन करता है, जिसमें कि 3 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो इसमें मुख्यतः रुबिस्को एंजाइम होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को कम करता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से कम्पीट करता है। फिर इसकी एक यूटिलिटी भी है कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है हाई लाइट इंटेंसिटी में और लो इंटरसेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन में इम्पॉर्टेंट होता है, जब वाटर स्ट्रेस के कारण स्टोमेटा क्लोज होते हैं। इस समय सेल के इंटीरियर में ज़्यादा एटीपी और एनएडीपीएच2 इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये उस एटीपी और एनएडीपीएच2 को यूज़ करके सेल को फर्दर डैमेज से बचाता है। थैंक यू।